Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Vidhi Kapoor, your trainer for financial reporting. And in today's video, I will be talking about IAS 10 events after the reporting date. So just in case you have been following along the FR series, you know the drill, like, share and subscribe to my channel. And without any further ado, let's get started with the session. अब देखो, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट या आईएएस 10 के अंदर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे. देयर आर सम इवेंट्स. अब मान लो आप लोगों का ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जन को, ईयर एंड हो रहा है 31 को. जो ड्यूरिंग द ईयर इवेंट होंगे वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग कंसिडरेशन में ले लेते हैं, तो सॉर्टेड रहता है. लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो आपके ईयर एंड के बाद होते हैं, जिनको बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट और इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट. रिपोर्टिंग डेट क्या होती है? हमारी ईयर एंड डेट. ठीक है, तो ईयर एंड के जस्ट बाद जो इवेंट होते हैं. अब एक बात बताओ, मेरा ईयर स्टार्ट 1 जन को हुआ, ईयर एंड 31 दिसंबर को हुआ. जब ईयर एंड होगा उसके बाद ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, उसके बाद ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आफ्टर साइन ऑफ या अप्रूव होंगी. तो इस ड्यूरेशन में अगर कोई इवेंट अराइज हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है वो मेरे जो करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको इम्पैक्ट कर रहा. तो अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या मुझे करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यानी कि 2008 वाली जो एफएस है, क्या उसको मुझे एडजस्ट करना है या नहीं करना. ठीक है, सो ऑल दोज इवेंट्स व्हिच आर हैपनिंग आफ्टर दिस रिपोर्टिंग डेट, आफ्टर द ईयर एंड डेट, आर नोन एज योर सब्सिक्वेंट इवेंट. ठीक है, और ये जो मेरे सब्सिक्वेंट इवेंट है इसको हम लोग क्या करते हैं, यू विल बी डिवाइडिंग दीज इवेंट्स इनटू 2 पार्ट्स. या तो एडजस्टिंग हो सकता है या नॉन एडजस्टिंग हो सकता है. एडजस्टिंग का मतलब ये है, अगर आपको ईयर एंड के टाइम पर उस इवेंट के बारे में कुछ पता था. एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से ईयर एंड के टाइम पे ना, जब ईयर एंड में आप लोग बैलेंसेस कैलकुलेट कर रहे होंगे रिसीवेबल्स के, ये वो है, तो आपको पता लगा यार एक कस्टमर है वो ना बड़ा ज्यादा कैश क्रंच फेस कर रहा है, यानी कि बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा है हमें पे करने के लिए. तो अब चांसेस क्या है कि फ्यूचर में बैड डेट हो सकते हैं, हमें पता है ये चीज. अब ईयर एंड के बाद ये बंदा बैड डेट बन गया, तो क्या वो रिसीवेबल्स में जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है बैलेंस, क्या वो सही है दिखाना, या हमें प्रोविजन बना लेना चाहिए. तो एडजस्टिंग इवेंट का मतलब ही यही है कि अगर ईयर एंड के टाइम पे यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि चेंजेस दिखाने पड़ेंगे. लेकिन अगर ईयर एंड के टाइम पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, मान लो अर्थक्वेक आ गया, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा पूरा वेयर हाउस की जो बिल्डिंग थी वो पूरी गिर गई, मेरा सारा इन्वेंट्री डैमेज हो गई, बिल्डिंग डैमेज हो गई. अब इससे क्या होगा? अब क्या ये मेरे को पता था? ऑफ कोर्स नहीं पता था. इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड. तो अब क्या करना पड़ेगा, इट दिस विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट. अगर वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत मिनिमल है, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग इन द बुक. लेकिन अगर वो मटेरियल है, यानी कि सिग्निफिकेंट है, मटेरियल का मतलब ये होता है कि क्या अगर ये शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर को बात पता लगे, so is it going to influence their decision making or not? If it is, then it is material. एंड अगर वो मटेरियल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं करने, लेकिन आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. ठीक है, तो इन शॉर्ट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स व्हिच कैन हैपन आफ्टर योर ईयर एंड डेट. यानी कि अगर 31 दिसंबर के बाद कोई भी इवेंट हो रहा है, तो उस केस में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सिंपली that whether I need to adjust it or not. If I have to adjust it, what am I going to do? हम लोग जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो करंट ईयर की होंगी, जो यानी कि 31 दिसंबर वाली है, उसमें जाकर चेंजेस कर देंगे. लेकिन अगर मुझे इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं थी, तो मेरे को देखना पड़ेगा क्या ये मटेरियल है या इमटेरियल. मटेरियल कब होगा, जब सामने वाले का मतलब डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकती है, सिग्निफिकेंट चीज है, तो उस केस में हम सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे. लेकिन अगर इमटेरियल है, बहुत नेग्लिजिबल है, तो कुछ नहीं करेंगे. ठीक है, इतनी बात समझ आई. कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें. एक तो मैंने बैड डेट्स वाला एग्जांपल आप लोगों को पहले चीज ही बोल दी. दूसरी चीज है, मान लो अब आप लोगों को पता है इन्वेंट्री, अब इसके अंदर ना IAS 2 भी आपका थोड़ा मतलब कवर हो ही जाएगा. IAS 2 में आपका कुछ ज्यादा है नहीं है, देयर इज ओनली वन पार्ट व्हिच इज देयर. ठीक है, आपको पता है IAS 2 इज इन्वेंट्री, और हम अपनी इन्वेंट्री को
किस प्राइस पे वैल्यू करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब समझो कॉस्ट और एनआरवी का मतलब क्या होता है। कॉस्ट मतलब मुझे बनाने में कितना खर्चा लगा। लेट्स से आई वाज मैन्युफैक्चरिंग दिस बॉटल, ठीक है, इसमें प्लास्टिक लगा, ये लेबलिंग वाला लगा होगा, कैप अलग से लगी होगी, ठीक है, ये सब करते कराते मान लो मुझे लग गए 10 रुपए बनाने के। अब मार्केट में जब मैं बेचने के लिए जा रही हूँ ना, लेट्स से 5 रुपए की सारी वाटर बॉटल्स बिकती है, ठीक है, तो मार्केट में ये 5 रुपए का बिक सकता है। तो मेरे को अपनी इन्वेंट्री 10 रुपए पे दिखानी चाहिए या 5 रुपए पे दिखानी चाहिए? बनाने में मुझे 10 रुपए का खर्चा लगा, लेकिन मार्केट में जब मैं बेचूंगी ये 5 से ऊपर की नहीं बिकने वाली, तो मुझे कितने पे रिकॉर्ड करना चाहिए? 5 पे। क्योंकि अगर मैं 10 पे रिकॉर्ड करूंगी तो मैं तो अपने एसेट्स को ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ, जितनी उसकी वैल्यू ही नहीं बच रही। ठीक है, तुमने 10 रुपए लगाए उसको बनाने के लिए, लेकिन वर्थ तो उसकी लोग खरीदेंगे कितने का? सिर्फ 5 का ही ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है हम तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे भाई, जो भी आपका लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी है आप उसको उस प्राइस पे रिकॉर्ड करो इन्वेंट्री को, ठीक है। अब मान लो मेरे पास इन्वेंट्री जब मैंने बुक्स में रिकॉर्ड करी थी दैट वाज रिकॉर्डेड फॉर $10, वाटर बॉटल वाले एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब मैं मार्केट में बेचने गई, लेट्स से ये 31 दिसंबर को जो मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड करा, अब मान लो मैंने 5 जन को अपनी इन्वेंट्री बेच दी $5 की, तो अब ये एडजस्टिंग इवेंट है नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? आपको क्या लगता है? जस्ट आफ्टर द ईयर एंड आपने इन्वेंट्री बेची और वो $5 की बिक रही है, तो आप क्या करोगे? अपनी इन्वेंट्री को $5 पे लेकर आओगे या फिर 10 पे ही रिप्रेजेंट करते रहोगे सारी इन्वेंट्री? 5 पे लेकर आओगे, क्यों? क्योंकि अगर आप $10 पर यूनिट रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपकी इन्वेंट्री तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो जाएगी। तो इसी वजह से ये हमारा क्या बन गया? एडजस्टिंग इवेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस। इतनी बात समझ आई? तीसरी चीज है, लेट्स से ईयर एंड के टाइम पे मुझे लगा कि यार कुछ ना गड़बड़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, कुछ तो कंपनी के अंदर वो फ्रॉड वगैरह चल रहा है। आफ्टर द ईयर एंड मुझे पता लग गया कि भाई कंपनी में कंफर्म डायरेक्टर्स ने, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं हम, डायरेक्टर्स जो हैं जितना भी एयर ट्रैवल कर रहे हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, कंपनी ने बोला हम आपको ट्रैवल के लिए रीइंबर्समेंट देंगे, ठीक है। तो आप क्या करना, जितना आपका खर्चा हो रहा है आप बिल लाना, बिल सबमिट करना और हम आपको उसका पैसा वापस दे देंगे जितना आपने खर्च करा। यही होता है रीइंबर्समेंट। तो अब क्या हुआ, जब आप डायरेक्टर रीइंबर्समेंट के लिए डालते थे, डायरेक्टर ने क्या करा, अपने और टैक्सी बिल्स, खाने का बिल और चीजें 10 चीजें ऐड करके दे दी। अब ईयर एंड के बाद ये चीज फ्रॉड आपने पकड़ा गया। ईयर एंड के टाइम पे आपको मतलब of course there you knew that there's some fraud going on, but after the year end it is discovered, तो ये adjusting event है non adjusting। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल में बोला कि I know that there is some fraud that is going on, I'm not sure about which area there's a fraud in, so हमने इन्वेस्टिगेशन कराई और ईयर एंड के बाद मुझे पता लगा कि एक्सपेंसेस के अंदर फ्रॉड हो। तो फिर ये इवेंट क्या बन जाएगा? एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या चीज करनी पड़ेगी, हमें जो भी उसने एक्सपेंसेस ओवर क्लेम कर रखे हैं या जो भी है हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है ईयर एंड के टाइम पे, ठीक है, और ईयर एंड के बाद वो सेटल हो रहा है, तो क्या मुझे ईयर एंड पे प्रोविजन बनाना चाहिए? बताओ। कोर्ट केस चल रहा है, कस्टमर ने कंप्लेंट करी कि भाई आपका प्रोडक्ट खराब है, कोर्ट केस चल रहा है, ईयर एंड के बाद जाकर कस्टमर ने मेरे से मतलब ईयर एंड के बाद जाकर लेट्स से मैं केस हार गई, तो क्या मुझे एडजस्ट करना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, प्रोविजन बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ईयर एंड के टाइम पे कोर्ट केस ऑलरेडी चल रहा था, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आउटकम तो आएगी ना, कोर्ट केस चल रहा है तो। अगर मान लो मैंने बोला यार ईयर एंड के बाद ना मैं बोनस पे करूँ, ठीक है, जितने भी कंपनी के प्रॉफिट्स होंगे, ईयर एंड के टाइम पे क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? मैंने क्या चीज बोली? ईयर एंड पे मतलब आपको मैंने बोल रखा है जब भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आप प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट्स के बेसिस पे आपको मैं बोनस पे करूंगी। इज द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल? तो एडजस्टिंग होगा नॉन एडजस्टिंग होगा? इट विल बिकम एन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। तो एडजस्टिंग इवेंट के जितने भी एग्जांपल्स मैंने अभी डिस्कस करे, उसका मतलब क्या था कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है
उस केस में you are going to make changes to your current year financial statement, whether it is writing off a balance, whether it is creating a provision, whether it is recording bad debts, whatever it is, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन मान लो, जैसे मैंने अर्थक्वेक का एग्जांपल दिया, मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, फैक्ट्री में, तो क्या होगा? सारा सामान खराब हो गया आपका। Was it in your hands? Was the information available at year end कि भाई year end के बाद शॉर्ट सर्किट होगा? नहीं। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? उसको एज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट ट्रीट करेंगे। अब नॉन एडजस्टिंग है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस नहीं होंगे, इसका मतलब, राइट? आपको देखना पड़ेगा मटेरियल है या इमटेरियल है। इफ इट इज मटेरियल, देन इन दैट केस आप डिस्क्लोजर दे दोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। लेकिन अगर इमटेरियल है तो आप कुछ भी नहीं करोगे करंट ईयर के एसेट्स। अब मान लो कभी कभार आपने ये भी देखा होगा, लेट्स से मैंने ना शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करा, ईयर एंड के बाद लेट्स से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी में चला या कुछ भी ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरे इन्वेस्टमेंट का प्राइस एकदम से बहुत गिर गया। एडजस्टिंग होना चाहिए, नॉन एडजस्टिंग होना चाहिए? नॉन एडजस्टिंग, क्योंकि मार्केट फैक्टर पे बेस्ड है और मार्केट फैक्टर कब राइज हुआ? ईयर एंड के बाद, तो ये नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा। मान लो ईयर एंड के बाद मेरी लेबर ने बोल दिया भाई मैं सारी लेबर जो है हमारी स्ट्राइक पे चली गई कि हम काम नहीं कर रहे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ठीक है। अगर मान लो मैंने ईयर एंड के बाद कोई शेयर इशू करे, एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है? नॉन एडजस्टिंग। तो अब बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज करी है? एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इफ आई गिव यू अ समरी ऑफ व्हाट वी हैव डन, आपके ऐसे भी इवेंट हो सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर हो रहे, तो एफएस के अंदर ट्रीटमेंट आ चुका है। लेकिन आफ्टर द ईयर एंड हो रहा है, until और unless a financial statement is signed और approved, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। पहले हमेशा ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है, फिर उसमें एडजस्टमेंट्स करी जाती है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे इवेंट है जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल एट द ईयर एंड डेट, then in that case you are going to make changes to your financial statements. But if there was no information which was available at the year end date, हमें क्या करना पड़ेगा उस केस के अंदर? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये देखना पड़ेगा whether it is material, यानी कि लोगों का डिसीजन इम्पैक्ट करेगी ये या नहीं करेगी। if it is going to impact shareholders or stakeholders decision, then it is material and a disclosure is required. लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बहुत इमटेरियल है, देन इन दैट केस कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? श्योर? गाइस, प्रपोज डिविडेंड और डिक्लेयर डिविडेंड किसी को पता है क्या होता है? प्रपोज और डिक्लेयर डिविडेंड कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। प्रपोज डिविडेंड का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है डिस्कशन चल रही है दैट कंपनी, मतलब कंपनी डिसाइड कर लिया साल डिविडेंड देने हैं, कितने देने हैं, कितना रिटेन करना है, ऑल ऑफ दैट इज येट टू बी फाइनलाइज्ड। तो प्रपोज डिविडेंड के केस में हम लोग क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू गिव अ डिस्क्लोजर अबाउट इट। लेकिन अगर डिविडेंड फॉर्मली अनाउंस हो चुका है कि इतना पे करा जाएगा, आप नेक्स्ट ईयर पे करने वाले हो, बट आपकी लाइबिलिटी बन चुकी है, तो यानी कि इस केस में हम लोग क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ओके है? अब मैं नोट लिख रही हूँ इसमें, प्लीज राइट दिस डाउन। तो अब वही चीज मैंने लिखी है कि अगर डिक्लेयर कर चुकी हो बिफोर द ईयर एंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपने बुक्स के अंदर, यानी कि एज अ लाइबिलिटी या प्रोविजन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने डिक्लेयर नहीं करा बिफोर द ईयर एंड, देन इन दैट केस कोई भी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप क्या करोगे? सिर्फ उस चीज को डिस्क्लोज कर दो, ठीक है। इतनी बात समझ आई? अब मैं प्रपोज्ड के बारे में लिख रही हूँ।
ओके, आगे प्रोसीड करते हैं। सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट डिविडेंड्स, डिविडेंड्स दो टाइप के होते हैं, वन इज प्रपोज्ड, वन इज डिक्लेयर्ड। प्रपोज्ड का मतलब ये होता है कि हम लोग डिविडेंड के बारे में सिर्फ देयर इज अ डिस्कशन व्हिच इज गोइंग ऑन, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी तक हम लोगों ने अनाउंस नहीं करा है फॉर्मली, सिर्फ डायरेक्टर्स ने डिसाइड करा है एंड वी हैव टू स्टिल डिस्कस इट विद द शेयर होल्डर्स एंड डिसाइड करना है कितना रिटेन करना है, कितना पे करना है। तो प्रपोज डिविडेंड के केस में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, लेकिन डिक्लेयर यानी मैंने अनाउंस कर दिया है तो आपकी ऑब्लिगेशन है, यानी कि आपको एडजस्ट यानी कि प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगर डिक्लेयर कर दिया आपने ईयर एंड से पहले तो आप एडजस्ट करोगे, लेकिन अगर डिक्लेयर नहीं करे ईयर एंड से पहले तो आपको सिर्फ डिस्क्लोज करना। लेकिन यही अगर प्रपोज्ड है तो आप कभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करने वाले, सिर्फ डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि डिविडेंड जो प्रपोज कर रहे हैं वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन है डायरेक्टर की, लेकिन टिल द टाइम शेयर होल्डर डज नॉट अप्रूव इट तब तक आपके ऊपर कोई भी फॉर्मली कोई ऑब्लिगेशन नहीं आ रही है। देन है गोइंग कंसर्न। आप लोगों ने जब अकाउंटिंग 11th क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट जैसे प्रूडेंस पढ़ा था, वैसे ही गोइंग कंसर्न पढ़ा था कि हमारा बिजनेस जो है अनफोर्सिएबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा। मुझे ये नहीं पता कल क्या होना है, तो मैं अनफोर्सिएबल फ्यूचर कैसे सोच सकती हूँ? तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने उस चीज को थोड़ा सा लिमिट कर दिया कि भाई फोर्सिएबल फ्यूचर का मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो है नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 12 मंथ्स का मतलब अभी आपके पे क्या है, हमारे पास 1 जन को मान लो अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, सॉरी 1 जन ईयर स्टार्ट हो रहा है, 31 दिसंबर ईयर एंड हो रहा है, तो 31 दिसंबर को मुझे बैठकर देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर क्या फोरकास्ट है, वेदर आई विल बी एबल टू कंटिन्यू विद माई बिजनेस और वेदर आई विल हैव टू शट इट डाउन। क्योंकि शटडाउन डिसीजन जिन्होंने पीएम पढ़ी होगी, शटडाउन डिसीजन ऐसा नहीं है कि रातों रात मैंने डिसाइड करा और बंद कर दिया। इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। सो 31 दिसंबर को मतलब ईयर एंड के टाइम पर हम लोग जो है देखेंगे कि क्या मैं नेक्स्ट 12 मंथ तक बिजनेस चला सकती हूँ या नहीं। अगर तो चला सकते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली बन जाएंगे, लेकिन अगर नहीं चला सकते यानी कि कंपनी वो गोइंग कंसर्न नहीं है, देन इन दैट केस हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनानी पड़ेंगी? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट ऑन अ ब्रेकअप बेसिस। अब ब्रेकअप बेसिस का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट डू आई मीन बाय ब्रेकअप बेसिस? कि हमारा बिजनेस से ब्रेकअप हो रहा है, हमारा बिजनेस जो है डिसॉल्व हो रहा है, राइट? अगर मैं बिजनेस बंद करूंगी तो मैं क्या करूंगी? अपने सारे जो भी एसेट है वो बेच के अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो ब्रेकअप बेसिस का मतलब ये होता है कि हमारे जितने भी अब नॉन करंट एसेट होंगे उनको हम लोग बेचेंगे, लिक्विडिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो नॉन करंट एसेट क्या बन जाएगी? करंट एसेट। और जो भी फ्यूचर की ऑब्लिगेशन थी वो अभी ड्यू हो जाएंगी, तो सारी नॉन करंट लाइबिलिटी क्या बन जाएंगी? करंट लाइबिलिटी। ठीक है, दोबारा से समझो इस चीज को। पहले गोइंग कंसर्न जो आपने पढ़ा था, आप बोलते थे अनफोर्सिएबल फ्यूचर है, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर अस टू प्रिडिक्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने उसको अमेंड करके क्या बोला कि फोर्सिएबल फ्यूचर है, यानी कि बिजनेस नेक्स्ट 12 months आफ्टर द ईयर एंड डेट, आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट विल कंटिन्यू, उसका हम लोग असेसमेंट करेंगे। गोइंग कंसर्न असेसमेंट करने के बाद हमें पता लगेगा कि क्या बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं है। अगर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली बनाओ, लेकिन अगर नहीं है देन इन दैट केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन अ ब्रेकअप बेसिस। यानी कि आप बिजनेस से ब्रेकअप कर रहे हो, आप बिजनेस से अलग हो रहे हो, तो यानी कि आपके क्या होगा, जो भी क्या कहते हैं अकाउंट्स प्रिपेयर हुए, नॉन करंट एसेट जो है करंट एसेट की तरह होने लग जाएंगे और नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी के अंदर कन्वर्ट करी जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब बिजनेस बंद हो रहा है तो सारे नॉन करंट एसेट को बेचा जाएगा, तो वो करंट एसेट बन गए, लिक्विड फॉर्म में हो गए। सारी नॉन करंट लाइबिलिटी जो 2 साल बाद देनी थी वो आपको अभी देनी पड़ जाएंगी, बिजनेस बंद हो रहा है क्योंकि, तो सारी नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। तो अब एक बात बताओ, अगर मुझे पता लगता है कि भाई बिजनेस का आफ्टर द ईयर एंड कि भाई बिजनेस तो बंद हो सकता है, तो इट्स अ वेरी ह्यूज इंफॉर्मेशन। इट्स नॉट जस्ट मटेरियल बट इट्स, इसमें आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का तरीका ही चेंज हो रहा है। अब बताओ, जैसे नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उसके अंदर करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, हर चीज होती है। ठीक है, अगर बिजनेस गोइंग कंसर्न जो है नहीं है तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनानी ही ब्रेकअप बेसिस पे है। तो अगर ये ईयर एंड के बाद भी मुझे पता लग रहा है
कि भाई कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है, तो भी ये हमेशा इट विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ एडजस्टिंग इवेंट। क्यों एडजस्ट करेंगे हम लोग इवेंट को? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन चाहे ईयर एंड पे हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर। ईयर एंड के बाद भी मुझे पता लग रहा है कि भाई नेक्स्ट 6 महीने में कंपनी बंद हो रही है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा ब्रेकअप बेसिस पे बनानी ही पड़ेगी। तो गोइंग कंसर्न इज वन सच एग्जाम्पल जिसके अंदर हमेशा ही इवेंट आपका एडजस्टिंग रहेगा। ठीक है, तो ईयर एंड के बाद भी अगर मुझे पता लग रहा है कि यार मेरा बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो आप डिस्क्लोजर नहीं दोगे, आप स्टिल एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई आप लोगों को? तो IAS 10 के अंदर बस इतनी इंफॉर्मेशन ही है। इट्स अ वेरी आई वुड से लाइट टॉपिक कंपैरेटिवली। इससे रिलेटेड आपसे MCQ या फिर क्या बोलते हैं ट्रू एंड फॉल्स या एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ये पिक करने को क्वेश्चन है पूछा था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कब एडजस्ट करना है, कब एडजस्ट नहीं करना। एडजस्ट करने का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चेंजेस करना, और नॉन एडजस्टिंग के केस में अगर मटेरियल है सिर्फ तभी डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहां तक ओके आप लोगों को? एंड दिस इज इट फॉर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Hi guys, I hope you did enjoy the session, and if you did, please make sure to share it with all your friends appearing for FR, AA, AAA, or SBR. And this will be these videos will really help you to revise the standards and preparing for your examination. And in case you want me to include anything in the videos or come up with a separate video on any of these topics, please make sure to drop in the comment below, and I will make sure that the comment is addressed as soon as possible. Thank you for watching the session, and I will see you in the next one. Bye bye.